कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन का आज 10वां दिन। सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बैठक आज विज्ञान भवन में 2 बजे होगी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से शुरू करेंगे अपनी देश व्यापी यात्रा। 120 दिन की होगी जेपी नड्डा की देश व्यापी यात्रा। अखाड़ा परिषद और संतों के साथ बैठक करने के बाद होगी यात्रा की शुरुआत। हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजों से गदगद बीजेपी। नड्डा बोले, नैतिक जीत ओवैसी का पलटवार। जहां योगी शाह का प्रचार, वहीं मिली बीजेपी को हार। आज ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री का स्टार्टअप मंत्र का स्पेस सेक्टर में हमारे ऐतिहासिक सुधार से देश में आ रहे हैं नए मौके। अक्षय कुमार ने सीएम के मुंबई दौरे पर की थी सीएम योगी से मुलाकात। अक्षय कुमार ने सीएम योगी से मांगी अपनी अगली फिल्म की शूटिंग की मंजूरी। फिल्म राम सेतु की शूटिंग के लिए मांगी है मंजूरी। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के मामले 4000 के पार। वैक्सीन पर प्रधानमंत्री के बयान के बाद राजधानी में रजिस्ट्रेशन शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। तो शिवराज सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइंस, जहां पर पहले से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं 31 मार्च तक बंद रहेंगी। बता दें 2021 तक रहेंगी सभी क्लासेस बंद, जहां पर पहली क्लास से 8वीं तक की सभी क्लासेस जो है वो 31 मार्च तक बंद करने का फैसला लिया गया है। तो 8वीं तक स्कूल अब अप्रैल 2021 से शुरू होंगे। बता दें 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को जल्द शुरू करने का फैसला भी लिया गया है। तो बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट काल में ये बड़ा फैसला लिया है। तो 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को जल्द शुरू करने का फैसला लिया भी गया। जब बता दें शिवराज सरकार ने जो है इसको लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। तो पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं जो है 31 मार्च तक बंद रहेंगी। इसके बाद उनको 1 अप्रैल 2021 से शुरू किया जाएगा। वहीं भारत में कोरोना की स्थितियों पर समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक नीति की तारीफ की और कहा कि वो इस दुनिया में भारत की आवाज को बढ़ा रहे हैं। जिस बैठक में बीएसपी महासचिव ने यह बात कही, उसमें बीजेपी के अलावा विपक्ष के तमाम दल भी मौजूद रहे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की स्थितियों पर समीक्षा के लिए शुक्रवार को सभी पार्टियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक के दौरान जब बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बोलना शुरू किया तो उनके माइक का ऑडियो कुछ देर के बाद ही बंद हो गया। कुछ देर बाद ऑडियो शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि लोग कहेंगे कि मोदी जी ने सतीश जी की आवाज बंद कर दी है। वहीं ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में शानदार प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने नैतिक जीत बताया है। पार्टी की ओर से कहा गया कि वह तेलंगाना में सत्ता संभाल रही टीआरएस की एकमात्र विकल्प के रूप में आभारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नतीजों को पार्टी के लिए ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने दावा किया कि यह दिखाता है कि देश केवल विकास के एजेंडे का समर्थन करता है। इस चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की है और दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। टीआरएस को 55 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने 44 सीटें अपने नाम की हैं। तो जेपी नड्डा ने बताया आगे का टारगेट, जहां पर भूपेंद्र यादव ने पार्टी के प्रदर्शन को बताया था नैतिक जीत। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हैदराबाद में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर जेपी नड्डा ने जो है ऐतिहासिक बताया है। बता दें इन्होंने कहा कि लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि 2023 में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे। भूपेंद्र यादव ने जीएचएमसी चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को नैतिक जीत बताया। साथ ही बताया कि जीएमसी चुनाव में बीजेपी ने बता दें 48 सीटें हासिल की हैं, तो वहीं टीआरएस 55 सीटों पे आई है। वहीं साथ ही साथ ओवैसी की पार्टी ने 44 सीटें दर्ज की हैं।
तो हैदराबाद में बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस जीत को ऐतिहासिक बताया और कहा कि 2023 में जो तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर ये बहुत बड़ी जीत है बीजेपी पार्टी की। वहीं बड़ी सफलता पाते हुए अंतरिक्ष में पहली बार वैज्ञानिकों ने 30 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार मूली की इस फसल को काट गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आईएसएस ने रिसर्च ने बताया कि मूली अध्ययन के लिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ये पौष्टिक और तेजी से उगने वाली भी होती है। तो वैज्ञानिक ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मूली की फसल उगाई है, जहां पर नासा ने यह वीडियो शेयर किया है। वहीं 3 नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर करीब हफ्ते भर से चल रहे किसानों का आंदोलन लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। इसी बीच सरकार एक बार फिर किसानों को मनाने की कोशिश में है। बता दें, आज सरकार और किसान नेताओं के बीच 5वें दौर की वार्ता होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में कोई फैसला हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 दिसंबर को हुई पिछली बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की नई मांगों पर विचार का भरोसा दिया था। हालांकि किसानों की ओर से यह भी साफ हो गया कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे बड़ी खबर का, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इशारों में पाकिस्तान को घेर लिया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जो देश अपनी संप्रभुता की रक्षा नहीं कर पाते उनकी हालत हमारे पड़ोसी मुल्क जैसी हो जाती है। और साथ ही ये भी कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर जमकर पलटवार किया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उनको इशारों में हमला बोला। रक्षा मंत्री ने कहा कि जो देश अपनी संप्रभुता की रक्षा में असमर्थ होते हैं उनकी हालत हमारे पड़ोसी देश जैसी हो जाती है, जो ना खुद अपनी सड़क बना पाता है और ना ही उस पर चल सकता है और ना खुद व्यापार कर सकते हैं। यही नहीं, वो किसी और को व्यापार करने से रोक भी नहीं सकते हैं। इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली के चारों ओर किसान दिखाई दे रहे हैं और जो सरकार के नए कृषि सुधार कानून से नाखुश है उसे वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। कृषि प्रधान इस देश में 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो गांव और कृषि परिवार में ही पैदा होकर शीर्ष तक पहुंचे। आरएन न्यूज की इस खास रिपोर्ट में देखिए कि किसान परिवार ने इस महान देश को 1-2 नहीं बल्कि 4 प्रधानमंत्री दिए हैं। आज पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर हैं और वजह है हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया किसान बिल। लेकिन देश की तस्वीरें हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये वो देश है जिसने किसान परिवार से 1 या 2 नहीं बल्कि 4 प्रधानमंत्री दिए, जो आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। 1947 में मिली आजादी के बाद अब 73 साल हो चुके हैं। इस दौरान देश में 14 प्रधानमंत्री हुए। इसमें ज्यादातर पीएम उस पृष्ठभूमि से आए जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे या फिर समृद्ध पृष्ठभूमि के थे। 2 प्रधानमंत्रियों मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी के पिता स्कूल में टीचर थे। लाल बहादुर शास्त्री और मनमोहन सिंह के पिता सरकारी नौकरियों में थे। शास्त्री के पिता मुंसिफ थे तो मनमोहन के पिता क्लर्क। इसमें 4 ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विशुद्ध तौर पर किसान परिवारों से आए। चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और एसडी देव गौड़ा साधारण गरीब किसान परिवारों से आए तो पीवी नरसिंह राव आंध्र प्रदेश के संपन्न किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। किसान परिवार से आने वाले चौधरी चरण सिंह को किसान आज भी अपना मसीहा मानते हैं। उनका कहना है कि जितना काम एक राजनेता के तौर पर उन्होंने किसानों के लिए किया और नीतियां बनवाई, वो शायद कोई नेता नहीं कर सकता। चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने जुलाई 1979 में पद की शपथ ली, लेकिन संसद में बहुमत साबित नहीं कर पाए। लेकिन करीब 7 महीने तक शीर्ष पद पर तैनात रहे थे। वो पूरी तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश के उस पृष्ठभूमि वाले परिवार से आते थे जहां जीविका खेती किसानों से ही चलती थी। चरण सिंह ने वकालत की पढ़ाई की, लेकिन उन्हें ऐसे थिंकर प्रधानमंत्री के तौर पर याद किया जाता है जिसका दिल गांवों, किसानों, कुटीर उद्योगों के लिए हमेशा धड़कता था।
उन्होंने इसे लेकर बहुत काम भी किया था, कई किताबें लिखी जो आज भी मिसाल है। लगातार किसानों को उनका हक दिलाने के लिए काम किए। आज भी उत्तर भारत के किसान मानते हैं कि जो काम चौधरी साहब ने उनके लिए किया वो अब तक किसी ने नहीं किया। चंद्रशेखर तो नंगे पैरों से ही खेतों में चले जाते थे। चंद्रशेखर 1990 में देश के 9वें प्रधानमंत्री बने। वो बलिया के गरीब किसान परिवार में पैदा हुए थे। उन्हें खेती किसानी के बारे में बहुत बारीकी से सब कुछ पता था। जिंदगी में आखिर तक उन्होंने गांवों और खेतों से नाता बनाए रखा। संसद में लगातार किसानों और कृषि से जुड़े लोगों के लिए उन्होंने हमेशा आवाज उठाई। वो ताज जिंदगी वही खाते थे जो एक साधारण व्यक्ति गांव में खाता होगा। प्रधानमंत्री होने के दौरान वो जब भी बलिया जाते थे ऐसे कमरे में ठहरते थे जिसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। अक्सर खेती की ओर वो नंगे पैरों से ही कूच कर दिया करते थे। देवगौड़ा थे कर्नाटक के कृषि परिवार से। देश के 12वें प्रधानमंत्री हरदनहल्ली देवगौड़ा कर्नाटक के मध्यम वर्गीय कृषि परिवार से ताल्लुक रखते थे। यही वजह है कि वो भी हमेशा संसद में कृषि और किसानों के पक्ष में हमेशा खड़े रहते थे। वो सरकार से कृषि और किसानों के लिए एक स्थायी आयोग बनाने की मांग करते रहते थे। जब संसद में सरकार कृषि सुधारों से जुड़े 3 बिल पास कर रही थी तब भी उन्होंने इसे जल्दबाजी में पास करने पर सवाल उठाया था। वो किसानों को स्पेशल पैकेज देने की हमेशा मांग करते रहते हैं। पीवी नरसिंह गांवों में पले बढ़े। देश में आर्थिक सुधारों को लाने वाले प्रधानमंत्री नरसिंह राव की पैदाइश गांव में हुई। वे कृषि परिवार से ताल्लुक रखते थे। हालांकि उनके परिवार को बड़े किसान परिवारों में हमेशा गिना जाता था। कृषि पर राव की मजबूत पकड़ थी। उन्हें भारतीय राजनीति में कृषि एक्सपर्ट के तौर पर हमेशा से देखा जाता था। वो भी ये मानते थे कि देश का विकास तभी होगा जब ग्रामीण भारत खुशहाल होगा। वहाँ विकास के कार्यक्रम बेहतर तरीके से लागू हो पाएंगे। राव ने बाद में अपनी काफी जमीन गरीबों को दान में दे दी थी। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। जहाँ सारा विश्व हर काम ऑनलाइन करने की होड़ में लग गया है और इसमें भारत भी पीछे नहीं है, लेकिन भारत में आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ तमाम असुविधाएं आज भी अपना मुंह फैलाए खड़ी हैं। स्मार्टफोन की पहुंच भले ही गांव देहात तक हो गई हो, लेकिन नेटवर्क की समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। रिपोर्ट देखिए। शहरी इलाकों में ऑनलाइन पढ़ाई स्कूली बच्चों के लिए लॉकडाउन के लिए कोरोना काल में वरदान के रूप में साबित हुई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के स्कूली बच्चों के लिए वही ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई से बच्चों के भविष्य अंधकारमय बन गया है। दरअसल कांकेर जिले के पंखाजुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में स्कूली बच्चों ने किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं होने के चलते भी ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई के लिए एक जुगाड़ लगा लिया है और जिसके माध्यम से वे ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हैं, जिसके तहत वे ऊंचे पेड़ों पर नेटवर्क का डोंगल लगाने को मजबूर हैं। सर बहुत दिक्कत होता है इसमें। सर क्या होता है कि कभी कभी नेटवर्क मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। क्या अपने पखानजोरी में बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, तो इस कारण से नेटवर्क जाता है तो क्लास नहीं कर सकते, और जब रहता है स्पीड नहीं देता है तो पखानजोर या बांधे जाके क्लास करना पड़ता है। सर 100 के अभी तक दे देता है, लेकिन इसमें क्लास नहीं हो पाता है क्योंकि वीडियो कॉलिंग के जरिए क्लास होता है और वीडियो कॉलिंग के लिए लगभग 5000 से 6000 तक के स्पीड रहता है। सर बहुत दिक्कत आता है इसमें। दरअसल ये जुगाड़ सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई के लिए किया गया है। लोगों का कहना है कि उनको बच्चों को ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई होती है, लेकिन नेटवर्क नहीं आता है, जिसके कारण उन्हें ऐसा करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि जियो का टावर गाँव में पिछले 2 सालों से लगा तो है, पर चालू नहीं हो पाया है। देखिए कोरोना काल में आजकल स्कूल बंद है, तो हम बच्चे की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन सिस्टम से मतलब जियो के माध्यम से कुछ वाईफाई के माध्यम से पढ़ाना। यहाँ पे 2 साल से अधिक हो गए जियो का टावर लगा, लेकिन आज तक के चालू नहीं किए गए। वाईफाई तो हम चलाते हैं, लेकिन इसमें के हमेशा नेट कनेक्शन नहीं मिलता है, जिससे कि हमारा वो रिचार्ज का पैसा भी बेकार जाता है और बच्चे का पढ़ाई भी ठीक से नहीं होता है। बहरहाल एक और केंद्र सरकार भारत को डिजिटल इंडिया बनाने का दावा करती है, लेकिन ऐसी तस्वीरें देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि आज भी भारत दूसरे देश से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। न्यूज डेस्क आर्या न्यूज। वही
वहीं भारत सरकार ने सेना मुख्यालय के पुनर्गठन के तहत कुछ नए पदों को बनाने को अपनी मंजूरी दे दी है। सूत्र बताते हैं कि सरकार ने डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के नए पदों को स्वीकृति दे दी है। सेना में अब 3 डिप्टी चीफ होंगे। एक रिपोर्ट देखिए। सेना में सुधारों को जारी रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने सेना मुख्यालय के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में एक पत्र भी जारी किया है। जानकारी के अनुसार सेना ऑपरेशन के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह देश के पहले डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। इसके साथ ही सूचना महानिदेशक वॉरफेयर का भी एक नया पद बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार ने सेना मुख्यालय के लिए पद के निर्माण पर मुहर लगा दी है। आर्मी में तीसरे डिप्टी चीफ के पदन के गठन से वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर काम के बोझ में कमी आएगी, क्योंकि उनके पास मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑपरेशंस जैसी अहम जिम्मेदारी भी है। जब डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थी, तो दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। दरअसल 2017 में डोकलाम में 72 दिनों तक भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए थे। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि उसका जब रिव्यू किया गया तो एक नया सिस्टम बनाने की जरूरत महसूस हुई। मौजूदा सिस्टम में आर्मी के ढांचे में एक महकमा इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी रखता है, तो दूसरा लॉजिस्टिक की, तो तीसरा एक अलग महकमा ऑपरेशंस को देखता है। वहीं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तहत डीजीएमओ, डीजीएमआई, डीजीपी, डीजी लॉजिस्टिक और डीजी इंफॉर्मेशंस वॉरफेयर आएंगे। वहीं डीजीआईडब्ल्यू के तहत अतिरिक्त महानिदेशक रणनीति संचार आएंगे। दरअसल सरकार ने डोकलाम संकट के वक्त यह योजना बनाई थी। वहीं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेना के डिप्टी जनरल के काम को हल्का करेगा। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स की योजना बनाने में भी शामिल रह चुके हैं। वो कई जटिल टेरर ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल को सियाचिन में ऊंचाई वाले युद्ध का भी लंबा अनुभव है। उन्होंने अपना अधिकांश समय जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी ऑपरेशनों का संचालन करने में बताया है। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग में भी शामिल थे। परमजीत सिंह डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के छात्र रहे हैं। कश्मीर घाटी में सेना की तैनाती में भी उनका अहम योगदान रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह ने 1982 में भारतीय सेना ज्वाइन की थी और जनवरी 1984 में उनका पैराशूट रेजिमेंट में ट्रांसफर हुआ था। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। इसी के साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।